मित्रांनो नमस्कार. मी इंडिक विचारकर्ता अजय सुद्धा मी तुमचं परत एकदा स्वागत करतो. आजच्या आपल्या रेकॉर्डिंग मध्ये एक छोटीशी खास आणि वेगळी गोष्ट अशी आहे की आज हा जो इंटरव्ह्यू आहे हा हिंदीत राहणार आहे आणि हा आमचा 23वा व्हिडिओ आहे आणि हा पहिल्यांदा मी हिंदीत करतो. याचं कारण असं की हे जे आज आमचे जे गेस्ट आहेत श्री आशिष चांदोरकरजी, हे असे मराठी आहेत की जे फक्त हिंदी बोलतात. त्याच्यामुळे आज त्यांच्याकरता ही एक खास रिक्वेस्ट म्हणून आम्ही हिंदीमध्ये व्हिडिओ करणार आहे. अजून एक त्याचं खास कारण आहे. मी आताच त्यांना सांगत होतो, माझं इंदोर या शहराबद्दल माझं इतक्या सुंदर आठवणी आहेत आणि एक आडनाव असलेला अजून एक असाच मराठी मित्र ज्याला मराठी येत नाही असा एक मनुष्य इंदोरमध्ये राहतो. आणि या दोन खास गोष्टींकरता आज आपण हा इंटरव्ह्यू हिंदीमध्ये करणार आहोत. तर पण हिंदी आणि मराठी काही फरक नाही, म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना मराठी हिंदी मराठी तसा काहीच फरक नाही. तर आशिषजी नमस्ते. नमस्ते अजय जी। तो आज जैसे मैंने अभी बताया कि ये पहली बार हम हिंदी में करने जा रहे हैं. आज तक हमने 22 वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें से काफी सारे इंटरव्यूज थे, 17-18 बाकी मैंने अपने किए, वही मराठी में किए, बट ये पहली बार हिंदी में. तो हो सकता है कि कुछ हिंदी में बहुत बड़ा हो जाए, मतलब ऐसा आपके आशीर्वाद से. तो मैं संक्षेप में आशीष जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, उसके बाद में उनसे सुनेंगे हम. आशीष जी एक स्तंभ लेखाकार है, एक ऑथर है, लेखक है और एक कॉलमनिस्ट भी है. और उनकी 2018 में द फडणवीस ईयर्स इस नाम से एक किताब आ चुकी है. और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो किताब पूरी तरह बिक भी चुकी है, सब मतलब अभी प्रिंट में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है. और वो स्माही रिसर्च फाउंडेशन और भारत वार्ता इस पॉडकास्ट के संस्थापक है, जिसको फाउंडर कहते हैं, वो है. वो इतिहास के बारे में भी बहुत अच्छे लिखते हैं. वो स्वराज के लिए कॉलमनिस्ट है. उनकी मुझे खास उनका एक लिखा हुआ लेख जो मुझे याद है वो ये कि 150 साल पेशवाओं ने भारत पे राज किया था. ये उनका सबसे मुझे एक लिखा हुआ जो कॉलम है मुझे आज भी याद है और मैंने उसको बहुत जगह टैग कर करके बहुत सारी तालियां बटोरी है. तो आज आशीष जी स्वागत है आपका इंडिक विचार में और बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करने में. तो प्रश्नोत्तरों का सिलसिला शुरू करते हैं आशीष जी. जी. तो ये पहला प्रश्न ऐसा है कि जिसमें आप अपने बारे में बता भी सकते हैं, इस तरह से उसको थोड़ा सा बनाया है. तो आशीष जी, आप अपने आप को क्या करके देखते हैं? एक कॉलमनिस्ट, एक लेखक या एक किताब लिखने वाला जो अगली 10 साल में 10 किताब लिख के खुश हो जाएगा? ये बहुत ही कठिन सवाल है अजय जी. एक्चुअली आप देखिए, मैं एक्चुअली आईटी क्षेत्र में काम करता हूँ, तो मेरी नौकरी भी है. करेक्ट, तो मैं करेक्ट. सोमवार से शुक्रवार नौकरी करता हूँ, फिर शनिवार रविवार को मैं अपने जो लेख होते हैं वो लिखता हूँ, या जो पॉडकास्ट वगैरह हैं भारत वार्ता, उस पे काम करता हूँ. बराबर है. मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी है, और उसके अलावा स्माइल फाउंडेशन जो हमारा रिसर्च का एक नया बहुत अच्छे उद्यम हमने चालू किया है. तो वो सब वीकेंड वाली बातें होती हैं, शनिवार रविवार को करने वाली बातें. तो थोड़ा यदि आप पूछें कि एक शब्द जिसमें मैं अपने आप को बता सकूं कि मैं क्या करता हूं, वो बहुत कठिन है. मतलब मैं भी सोच रहा हूं कि मैं क्या करता हूं. कई बार ऐसा प्रश्न उठता है जब बच्चे पूछते हैं, पापा आपका क्या काम है, तो वो बहुत कठिन होता है उसका जवाब देना कि क्या बोला जाए कि मैं क्या करता हूँ. बराबर है. मुझे लगता है सबसे सुरक्षित जवाब है कि भाई मैं ट्विटर पे टाइम खराब करता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ. वो सबसे सही जवाब रहेगा. और पर अगले 10 सालों में क्या करूंगा, मुझे लगता है कि लिखने वाला काम तो चलता रहेगा, लेकिन किताब लिखने से, जिसको हम कहते हैं कि आजीविका का साधन नहीं बन सकता. भारत में यदि आप देखेंगे किताबें जैसे वो किताबें लिखना सिर्फ शौकिया होता है. लोग एक तरह से अपने शौक को पूरा करने के लिए या अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए लोग किताबें लिखते हैं, लेकिन उससे बहुत पैसे नहीं बनते. किताब यदि जो बेस्ट सेलर किताब जिसको हम बोलते हैं, वो भी 5-10 हजार 15 हजार कॉपीज बिकती हैं. तो उसमें आप ऐसा साल भर मेहनत करने के बाद उसमें इतना पैसा नहीं निकलता रॉयल्टी से कि आप उसके अलावा आप कुछ ना करें. ये एक्चुअली हो नहीं सकता. तो मुझे लगता है कि मैं तो कॉर्पोरेट जीवी रहा हूं हमेशा से, तो मतलब काम तो करता रहूंगा, नौकरी तो करता रहूंगा, लेकिन साथ साथ ये लिखने वाला काम चलता रहेगा. और जो पॉलिसी है, जो राजनीति है, या फिर जो पब्लिक पॉलिसी वाले जो विषय हैं,
उनसे मैं लिखता रहूंगा, पर ये अकेला ये काम 10 साल के शायद संभव नहीं है। अच्छा, ओके। तो आपके साथ में भी कोई मतलब ये फाउंडेशन में आपके साथ में लोग हैं ऐसा? स्माही या हाँ, जो स्माइल फाउंडेशन है उसमें मेरे एक मित्र हैं। हाँ, तो स्माइल फाउंडेशन में निमिष जोशी करके मेरे एक मित्र हैं, तो उनके साथ ओके, मैंने ये शुरू किया है। और ओके, भारत वार्ता पॉडकास्ट जो है उसमें रोशन करियप्पा और श्रीवत्स सुबर्णा करके 2 मित्र हैं जो बैंगलोर में रहते हैं। ओके, तो इन सभी से मेरी पहचान ट्विटर के ज़रिए हुई है, क्योंकि एक बड़ी खास बात है कि मतलब जिन लोगों को आप जानते नहीं थे 5-7 साल पहले, और ट्विटर का एक फ़ायदा ये हुआ है कि अब न सिर्फ आप लोगों को जानते हैं पर उनके साथ काम भी कर सकते हैं। तो मतलब बट हाँ, अभी अच्छे अच्छे दोस्त बन गए हैं और हम लोगों ने मिलके ये 2 इनिशिएटिव्स चालू किए हैं। बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो जो हमारा जो मेन मुद्दा था कि जिस तरह से जिसके लिए हम इतनी बार हमने बात की, वो ये था कि जो बजट अभी जो बजट निर्मला जी ने जो अभी पेश किया, उसके बारे में मैं स्पेशली बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं ये जो निर्मला जी जो बजट अभी प्रस्तुत किया था, इसके बारे में आपका एक ओवरऑल आपका विचार क्या है? और एक थोड़ा सा पॉइंटेड सवाल ऐसा है कि आप उसको 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में से 90-95 नंबर दूंगा मैं इस बजट को। अरे वाह! ये आज का जो जो समय है, कोरोना ओके, का जो पार्श्वभूमि है अभी, उसमें जो नुकसान हुआ है, 1 साल इकोनॉमी बंद रही, लॉकडाउन रहे, उसमें से बाहर निकल के और फिर उस परिस्थिति का उपयोग करके कैसे हम हमारी नीतियों का उपयोग करके जो कमियां रही हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्षेत्र में कमियां रही हैं, या जो नियम बने हैं उनको कैसे बदला जाए कि अगले आने वाले 10 सालों तक हम उसका फायदा उठा सकें। ओके, ये इस बजट का मेन जो मुख्य इसका आकर्षण था, थीम थी, जहां सरकार ने पूरी कोशिश ये की कि इस बजट को एक दशकीय बजट जैसा बनाया जाए, सिर्फ अच्छा, 1 साल का बजट नहीं। ओके, और हाँ, और जो हर साल आप देखेंगे जो पिछले बजट रहे हैं, जनरली उसमें कैसा होता है कि उस साल ठीक है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इस डिपार्टमेंट को इतना मिला, उस डिपार्टमेंट को इतना मिला, काफी सारी जो बातें होती हैं वो उसी में सिमट जाती हैं कि अरे हमने ये इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाया, उसमें इतना पैसा लगाया। लेकिन जो एक दिशा देनी होती है इकोनॉमी को, वो इस बजट ने जैसे किया है वो शायद पहले किसी बजट में नहीं हुआ मोदी सरकार के। और ये इसकी मुख्य बात ये थी इस बजट के लिए। ओके, 3-4 चीजें हैं, जैसे 3-4 विषय हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा। तो पहला तो यह है कि जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा, करेक्ट, वो इस साल 9.5% है। अब वो तो होना ही था क्योंकि अब इकोनॉमी बंद थी, शटडाउन था, और जो भारत में जो शटडाउन था वो सबसे कठिन शटडाउन था। मतलब आप बाकी देशों से तुलना करेंगे तो वहां पे उनकी इकोनॉमी में कुछ चीजें, काफी चीजें सरकार ने अलाउ रखी थी कि आप ठीक है, आप दुकानें खोल सकते हैं लेकिन कम टाइम के लिए खुलेंगी या फिर कम लोग उसमें आएंगे, उस तरह के एक नियम थे। लेकिन भारत में जो शटडाउन था वो पूरा शटडाउन था, यानी जो स्पेशली आप देखेंगे, खासकर आप मार्च में देखें, 23 मार्च से जो शटडाउन हुआ था करीब करीब जून तक, वो पूरा शटडाउन था, उसमें कुछ भी खुला हुआ नहीं था भारत करेक्ट, में। और तो वो इकोनॉमी की जो स्थिति थी वो खराब होनी ही थी। तो उसमें फिस्कल डेफिसिट इसलिए बढ़ा क्योंकि सरकार को खर्च तो करना पड़ता है लेकिन राजस्व कुछ नहीं आया, रेवेन्यू कुछ नहीं आया। तो जो बराबर, 9.5% घाटा हुआ, राजकोषीय घाटा, उसका ये मुख्य कारण था। लेकिन जो बड़ी बात ये है कि आप जो आगे के 5 सालों का जो एस्टिमेट देखेंगे, अनुमान देखेंगे राजकोषीय घाटे का, तो सरकार ने कहा है कि हम 4.5% पे जाएंगे, लेकिन 2024 तक जाएंगे। तो हाँ, उसका मतलब ये है कि अगले साल, आने वाला जो साल है 2021-22, उसमें ये घाटा 6.8% रहेगा, और फिर अगले आने वाले 5 सालों में घट के 4.5% रह जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि अभी कोविड का असर कब तक चलेगा हमें पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। यानी बराबर, हम सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपने मत हो सकते हैं आप, लेकिन तथ्य क्या है किसी को पता नहीं है इसके बारे में। और कुछ और वेरिएंट आ गया, कोई और प्रकार आ गया अगले साल, वैक्सीन अभी काम कर रही है, अगले साल काम नहीं की, हमें कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। तो ये कहना है कि सरकार को इसी साल सब कुछ खर्च करना चाहिए या इसी साल स्टिमुलस देना चाहिए, वो थोड़ा मुझे लगता है कि लोग अभी की कठिनाइयां देखते हुए वो बात बोल रहे हैं। लेकिन आप सरकार के विषय से देखिए, सरकार की स्थिति में आप यदि हो तो आपको लगेगा कि
हमें पता ही नहीं कि 1 साल खर्च करना है या 2 साल खर्च करना है या 5 साल खर्च करना है। तो सरकार ने उसके लिए तैयारी रखी है, ये एक मुख्य बात है। जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो होता है IMF या वर्ल्ड बैंक से जो बातें होती हैं, उसमें 3% बोला जाता है कि हर देश को 3% फिस्कल डेफिसिट रखना चाहिए। क्यों होना चाहिए किसी को पता नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा। दुनिया में एक ये नियम जैसा बना हुआ है कि 3% देना अच्छा फिस्कल डेफिसिट हो, अच्छा राजकोषीय घाटा है, उससे कम होना चाहिए। अब हमारा अगले साल का अनुमान 6.8% है, और 5 साल का अनुमान 4.5% है। तो सरकार ये कह रही है कि हम 5 साल तक हम तैयार हैं। हो सकता है उससे कम होगा, ये हो सकता है कि ये अगर कर्व बढ़ जाए, इकोनॉमी खुल जाए, इकोनॉमी में मतलब विकास दर बढ़े, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, तो हो सकता है कि वो घाटा कम हो जाए अपने आप। लेकिन सरकार अपनी तरफ से तैयार है, और उन्होंने जो 4.5% का जो उन्होंने नंबर दिया है 2005 साल बाद के लिए, तो उससे उन्होंने ये इंडिकेट किया है, ये इशारा दिया है कि यदि आगे भी कुछ कठिनाइयां आती हैं इकोनॉमी में, तो सरकार उसमें अपनी तरफ से खर्च करके इकोनॉमी को बाहर जो उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इस पे ये भी हुआ कि जो रेटिंग एजेंसीज वगैरह होती हैं, जिनकी बात सुनते हैं, फिच है, मूडीज है, S&P, तो ये लोग अपनी जो रेटिंग देते हैं भारतीय बॉन्ड्स जो होते हैं, सरकारी बॉन्ड्स को, तो ये रेटिंग एजेंसीज बहुत हमेशा कहती हैं कि जिनका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, हम उनकी रेटिंग कम कर देंगे। भारत की रेटिंग जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, तो वैसे भी बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है वैसे। पर तो लेकिन हमने इन पे ध्यान नहीं दिया। इसमें ये एक दूसरी बात ये थी कि हमने इन रेटिंग एजेंसी उनका जो कहना होता है, हमने उनकी बातों को पूरी तरह से नकार दिया है। और एक हमेशा से मत ये रहा है कि ये सरकार बहुत फिस्कली बहुत कंजर्वेटिव रही है, इन्होंने बहुत खर्चा नहीं किया। उसका एक कारण ये रहा है कि हम हमेशा से ये सोचते रहे कि हमारा रेटिंग्स बढ़े, आगे बढ़े, यानी आज हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है, उससे हम 1-2 स्थान ऊपर जाएं। लेकिन अभी मुझे लगता है सरकार ने बात मान ली है कि हम कुछ भी करें, रेटिंग एजेंसी भारत को उस तरह से नहीं देखती जैसा हम देखते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ विकास दर बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। तो अभी उनकी बात को पूरी तरह से हमने नकार दिया है। तो जो उनकी जो महत्ता रही है निर्णय लेने में या नीतियां बनाने में, वो अभी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो खुद के जो इश्यूज हैं, खुद के जो विषय हैं, हमारी जो हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या खराब हो सकता है, हम उसी को ध्यान रख के बजट बनाएंगे इसके बाद। तो ये एक मुझे लगा कि दूसरी अच्छी बात थी इस बजट में। और तीसरी बात ये थी कि जो काफी सारी बातें हुई हैं नीतियों को लेके, विशेषकर प्राइवेटाइजेशन को लेके, कि किस तरह से सरकार जो है वो निजीकरण पे ध्यान देगी। और जो एक प्रॉपर उन्होंने नीति घोषित की है, यदि आप बजट डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें जो अपेंडिक्स है, उसमें एक उन्होंने पूरी तरह से बताया है कि निजीकरण पे हमारा क्या विचार है। तो वो एक काफी पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने निजीकरण शब्द का उपयोग बहुत बड़े ढंग से किया है। वाजपेयी सरकार के समय पे निजीकरण एक्चुअली हुआ था, लेकिन आप देखें तो उन्होंने उस समय एक मिनिस्ट्री भी बनी थी, लेकिन उन्होंने मिनिस्ट्री का नाम निजीकरण नहीं कहा, उसको विनिवेश यानी डाइवर्समेंट मिनिस्ट्री कहा था, राइट। तो हम जो शब्द यूज करते हैं, जो हम मीडिया में भी आता है, वो विनिवेश या विनिवेश ही बोलते हैं उसको, क्योंकि हम डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट, राइट। क्योंकि लोग निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन से सुनकर लोग डर जाते हैं कि ये क्या बात की जाए। तो पहली बार ये शब्द बजट में काफी उपयोग में लाया गया। और बजट के बाद भी, अभी बजट आके भी 1 महीना हो चुका है, 5 हफ्ते हो चुके हैं, तो 5 सप्ताह में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री ने काफी बार ये बोल चुके हैं, वो अभी से ये बात बोल चुके हैं कि हम काम कर रहे हैं उस विषय के ऊपर। और बहुत ही जल्दी मतलब अगले महीने या मे बी जो फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, जो पहली तिमाही अगले साल की, उसमें ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक उस पे स्टैंड लिया है गवर्नमेंट ने, और कैसे इसको कर पाएंगे हैंडल, उस पे जो प्रोटेस्ट होंगे, जो लोग उसके खिलाफ बोलेंगे, कैसे उनको मैनेज किया जाएगा, ये देखने का विषय रहेगा। बराबर है। ये इस प्रश्नों के साथ में एक छोटा सा एक उप प्रश्न जो आपके बोलने के बाद निकला है, वो इस तरह की, जैसे अभी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इस साल तो फिस्कल डेफिसिट 9.5% जैसा रहेगा, फिर अगले साल 6.8 होगा, फिर कम होते होते 4.5 तक चले जाएगा। तो अभी देखिए ये ना, मतलब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने उसको 3.3 तक 3.4 तक लाने के बाद वापस ये हालत हो गई हमारी। ये बड़ी दुख की बात है मेरे हिसाब से।
मतलब एक समय था जब चिदम्बरम जी के टाइम में वो अच्छा हुआ करता था, 6.8%, 6.5%, वहां से हमने लाके उसको 3.3 तक, 3.4 तक लाया। बड़ी अचीवमेंट है सरकार की। अब वो वापस इस तरह से हो गया। मैं कह रहा हूं कि इसके साथ में एक मेरा प्रश्न ये है कि फिर अगर ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ेगी, तो क्या इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, आप पिछले साल को देखिए, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनी बोरिंग बढ़ाई थी। जितना कर गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर लिया, सरकार ने लिया, वो ऑलरेडी कुछ 11 लाख करोड़ हो चुका था। तो गवर्नमेंट बोरोइंग कर पाई। हमारे जो बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनका उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत नहीं बढ़ी। तो अच्छा। ये जो नंबर है, ये जो एक तरह से ऑब्सेशन है कि नहीं हम इसी नंबर को लेके चलेंगे, 3.3%, 3.8 हम्म। प्रतिशत जो था, उसका जो एक बड़ा परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए उस नंबर को। आप क्या क्या इन्फ्लेशन बहुत अधिक है, क्या आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं, विदेशी मुद्रा नहीं है, क्या हम्म। ग्रोथ में कुछ समस्या है कि आपके इकोनॉमी में विकास नहीं हो रहा है। ये हम्म। ये जो थ्योरी बनाई गई है कि ये जो ये जो बात है कि 3.5% या 3% ही होना चाहिए, इसमें ना एक जो बड़ा बाकी चीजों का लोग ध्यान नहीं रखते हैं। ये थ्योरी इसलिए बनाई गई थी। आप हम्म। ये बात कहाँ से आई है कि 3% अच्छा नंबर है? ये बात आई है हम्म। जो 1990s में, जो 1990 के दशक में जो इकोनॉमीज में जो प्रॉब्लम हुई थी, जो समस्याएं खड़ी हुई थी, अर्जेंटीना देखें आप, साउथ ईस्ट एशिया में हम्म। देखेंगे, वहां पे जो देश थे, उनको उनकी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए आईएमएफ ने जो उनको लोन्स दिए थे, या जो कर दिए थे, या जो उनकी सहायता की थी, उस हम्म। समय आईएमएफ, और भारत में भी हुआ था 1991 में, तो उस करेक्ट। समय आईएमएफ ने ये एक कंडीशन रखी थी कि भाई आपको 3% फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना है। ये 3% कहाँ से आया किसी को पता नहीं है, लेकिन उसके बाद से हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या ये है, और ये एक्चुअली जो भारत में जो जिनको हम बोलते हैं राइट विंग इकोनॉमिस्ट, यानी जो जो कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट होते हैं, या जो फॉलो करते हैं इस विषय को, हमारी हम्म। समस्या है कि हम हमें हमें थ्योरी नहीं पता। हमें 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 सिर्फ ये पता है कि आईएमएफ ने बोला है कि 3% अच्छा है। हम्म। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो उन्होंने क्यों बोला, वो उन्होंने क्यों बोला, ये उनको ही पता नहीं है। उनको अच्छा। उन्होंने सिर्फ उन्होंने ये बोला कि क्योंकि अभी ये जब जो देश थे, इसमें ये समस्या थी, सभी देशों में ये तो समस्या थी। आप दक्षिण पूर्व के जो देश हैं हमारे, उसमें उसमें भी यही, वहां भी यही हुआ था। अर्जेंटीना है, साउथ अमेरिका, दक्षिण बराबर। अमेरिका के देशों में यही प्रॉब्लम थी। तो उनको एक एक कुछ कॉमन नंबर चाहिए था कि जिसको हम बोल सकें कि ठीक है, आप हम आपको कर देंगे, लेकिन आपको कुछ तो करना है। तो जो कुछ करना है उसको उन्होंने 3% डाल दिया। अब हम्म। जो जो सरकार जो बोरो कर रही है, सरकार हमारी विशेष बात यह है भारत की इकोनॉमी की, कि हम हमारी जितनी भी बोरोइंग है, हमारा जितना भी कर होता है, हम अ, उसमें कुछ भी यूएसडी बोरोइंग नहीं है, उसमें कुछ भी डॉलर बोरोइंग नहीं है। तो अच्छा। जब हमारी सरकार कर वापस करती है, तो वो रुपए में हम कर लेते हैं, रुपए में ही उसको वापस करते हैं। ये ओके। समस्या आई थी जो 1990 के दशक की समस्या ये थी कि जो सारे देशों ने कर जो था वो यूएस में लिया हुआ था, आपकी करेंसी घट रही थी, तो आपने $1 का कर लिया, उसमें आज उसकी वैल्यू जैसे 50 है आपकी करेंसी में, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 100 हो गई, तो आपको तो 100 यूनिट चाहिए ना आपकी करेंसी की उसको वापस करने के लिए। आपने वो तो उसका डॉलर वैल्यू एक डॉलर ही रही है, लेकिन आपको अपनी करेंसी में ज्यादा उत्पाद करेक्ट। करना होगा, या ज्यादा उसका ज्यादा पैसे उगाने पड़ेंगे। तो ये समस्या उन देशों के लिए ज्यादा अधिक होती है जहां उनका कर बाहर होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन बोरोइंग्स, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, और एफसीबी। वो भारत में है ही नहीं। इनफैक्ट पिछले पिछले साल ये बात उठाई थी हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि भारत को भी ये सोचना चाहिए कि हम कम से कम 5-10%, क्योंकि कैसा होता है कि जो कर आप डॉलर में लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। करेक्ट। उसकी उसमें जो आज सरकार भारत में कर लेती है, उसमें उनको 6%, 10 साल का बॉन्ड होता है, 6%, 5.96%, उसमें उनको करेक्ट। ब्याज देना पड़ता है। जो सरकारी कंपनियां हैं वो भारत में कर्ज देंगी, उनको 8%, 9% देना पड़ता है ब्याज। जो जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो 10-12% उस पर ब्याज देती हैं। यही आप कर, यदि आप यूएस डॉलर में लेंगे, या येन में लेंगे, या यूरो में लेंगे, तो उसकी उसकी जो ब्याज दर होगी वो बहुत कम होगी। और बहुत कम मतलब वो ऐसा 0.5% से लेके और 2-2.5-3% तक जाएगा। उसमें लेकिन करेंसी रिस्क आपकी होती है। यदि जो रुपए की वैल्यू घट गई, तो आपका इफेक्टिव जो ब्याज दर है वो बढ़ जाएगा। करेक्ट। यानी आप 3% आपका आप आउटगो बढ़ डॉलर में जाएगा। दे रहे हैं। हाँ, आपका आउटफ्लो बढ़ जाएगा। आप 3% डॉलर में दे रहे हैं, और 3% का जो रुपी वैल्यू है वो बढ़ सकती है। तो वो बराबर। रिस्क आपकी होती है कि करेक्ट। वो आपके ऊपर रहता है कि आपको तो ये, लेकिन हमारी सरकार वो बोरो करती ही नहीं है। तो ये अच्छा। जो तो हमारे लिए सवाल ये है कि यदि आज सरकार 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा बोरो करना चाहती है, उनको एक्स्ट्रा अधिक कर चाहिए, तो क्या हम अपने देश के साधनों से, क्या आरबीआई या क्या जो
प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जैसे लोग, जो कि अभी तो आरबीआई ने ये भी बोला है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो सरकारी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, तो जो भारतीय कंपनियां, जो बैंक्स हैं या आरबीआई है या हम लोग हैं, क्या हम वो जो अमाउंट है वो सरकार को देंगे या नहीं देंगे? उस सवाल का जवाब अभी तक हाँ ही रहा है। यानी ये ऑलरेडी हम पिछले साल देख चुके हैं। सरकार ने कहा था हम 8 लाख करोड़ बोरो करेंगे, वो ऑलरेडी उन्होंने 11 लाख करोड़ बोरो किए। अब 11 से 12 की बात कर रहे हैं इस साल के लिए वो। तो मुझे लगता है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट का जो ऑब्सेशन है कि नहीं, मैं 3% पे ही हमको लेके आना है, उसका कोई मतलब नहीं है हमारे इकोनॉमी के लिए। क्योंकि हमारी दूसरी चीज ये भी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक्सपोर्ट्स, यानी जो निर्यात हम करते हैं, उसका इतना महत्व नहीं है जितना से चाइना के लिए था। चाइना में एक समय की हालत ये थी कि उनका जो एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो था वो बहुत ज्यादा था। हमारे लिए एक्सपोर्ट्स वैसे ही बहुत कम है। तो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी, उनका भी बहुत सारा जो पैसा आ रहा है वो डॉलर्स में नहीं आ रहा है। तो ये जो समस्या, ये जो समस्या आती है, जो आप विदेशी मुद्रा में जो डील करते हैं, वो भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये भी है कि अभी हमारा 585 बिलियन की विदेश मुद्रा हमारे पास अभी है। 580 बिलियन कह सकते, थोड़ा ऊपर होता रहता है हर सप्ताह। पर ऑलरेडी हम दुनिया में चौथे सबसे बड़े देश हैं जिनका विदेशी मुद्रा भंडार आप देखें तो हम हमसे आगे सिर्फ चीन, जापान और स्विट्जरलैंड रहेंगे इस समय। तो इससे ज्यादा विदेशी मुद्रा किसी भी देश के पास नहीं है। बराबर। तो ये सब होने के बाद यदि हम, तो मुझे बात समझ में नहीं आती कि हम क्यों इसको लेके पूरे टाइम इस पर लगे रहते हैं कि इसका फिस्कल डेफिसिट 3% किया जाए, क्योंकि इसका हमारे जितनी जो बाकी अर्थव्यवस्था के जितने पैरामीटर्स हैं वो बहुत स्टेबल है। हमारी अर्थव्यवस्था काफी कुछ अंदर ही अंदर चलती है। जो दुनिया से हमारी लिंक है वो लिंक पॉजिटिव है। यानी हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं जहां ऑलरेडी उसमें कुछ जैसे आईटी का काम हो रहा है या बीपीओ का काम हो रहा है या बाकी सर्विसेज हैं, टीचिंग का काम हो रहा है, लोग योगा सिखा रहे हैं, उस तरह की जो सर्विसेज होती है उसमें ऐसा है कि पैसा आए, उसमें कोई करेंसी रिस्क नहीं होती है। आप सर्विसेज देंगे आपको पैसा मिल जाएगा उसमें। और बड़ी बड़ी कंपनी से डीलिंग होती है तो कुछ पैसा न आने का रिस्क भी नहीं होता है उसके अंदर इतना ज्यादा। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा क्या, अब ये आप बोले कि कौन सा नंबर अच्छा है, तो वो मैं नहीं कह सकता कि भी नंबर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हर साल आप 9% फिस्कल डेफिसिट करिए, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली सरकार कितना कर्ज देगी उसको उस नंबर को मीट करने के लिए, राइट? तो लेकिन क्या 4.5% ठीक है? शायद ठीक है। अभी की जो वस्तुस्थिति है, और आप ग्लोबल इकोनॉमी देखेंगे, पूरा विश्व की इकोनॉमी देखेंगे, तो कुछ भी पॉजिटिव कहीं पे नहीं हो रहा है। मतलब हर तरफ बराबर किसी भी देश में आप जाएंगे वहां पे ये सभी जगह वही उनकी अपनी खुद की समस्याएं होंगी। तो ये हालत देखते हुए 4.5% मुझे लगता है 5 साल के लिए ठीक है। उसके बाद आप उसका आकलन फिर से कर सकते हैं कि अब हम, चूंकि यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था ठीक होती है तो हम उस समय उसका आकलन कर सकते हैं कि ठीक है, 4.5 से हम 3% फिर से जाने का प्रयास करेंगे अगले 5 सालों में। बराबर है। ये बजट से लेके एक और सवाल कि अब तक की जो 6 बजटें आई थी मोदी सरकार की, और ये अभी जो बजट आया है, ये 6 बजटों में, इस बजट में कुछ आपको बहुत ऐसा बड़ा फर्क नजर आया? कोई विशेष 2-3 एरियाज को लेके? हाँ, एक बड़ा जो फर्क था ये था कि पहले के जो बजट थे उसमें काफी कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई। और कई बार क्या होता है कि सरकार ज्यादा बदलाव करे, अधिक बदलाव करे, वो उससे लोगों को ज्यादा फर्क पड़ता है। यानी आप भले ही कुछ चीज अच्छा करना चाहें, लेकिन जो बदलाव आप कर रहे हैं उससे जो अनिश्चितता की स्थिति का जो निर्माण होता है अर्थव्यवस्था में, कई बार आपका हो सकता है कि आप अच्छा कुछ सोच के कुछ बदलाव कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो जो बदलाव होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप उसको अर्थव्यवस्था में उसको ठीक से उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है कि जो उसको लोग मानते नहीं है या उसको लोग समझते नहीं कि कैसे किया जाएगा। जैसे आप टैक्स का देखिए, डायरेक्ट टैक्स का देखिए, जो लास्ट ईयर जो घोषणा हुई थी, पिछले साल जो बात कही थी वित्त मंत्री ने कि अब 2 तरह से हम टैक्स दे सकते हैं, या तो मैं डिडक्शंस लूं या मैं डिडक्शंस ना लूं। डिडक्शंस में लूंगा तो मेरा जो टैक्स रेट होगा वो ज्यादा होगा, डिडक्शंस नहीं लूंगा तो मेरा एक फ्लैट रेट होगा और उसमें कुछ। अब वैसे ये आप ये सोचिए कि ये बात ठीक है कि आप ये कह सकते हैं कि सरकार इस दिशा में जा रही है कि आप डिडक्शंस भी मत लीजिए और टैक्स भी कम दीजिए। तो यदि आप टैक्स बेनिफिट क्लेम करेंगे तो आपका टैक्स रेट भी ज्यादा रहेगा। ये एक उसका सिंपल उसका जो था, मतलब मोटिव जो था, या जो उसकी पीछे कारण ये था। लेकिन अब ये इतना कॉम्प्लिकेट हो गया, इसको आप
जो जो व्यक्ति कॉर्पोरेट आईटी जॉब में काम कर रहा है, उसको ये नहीं समझता कि मेरी सैलरी यदि 12 लाख रुपए है, मुझे साल के 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मुझे डिडक्शंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। हाँ। और तो ये समझ पा रहा, उसका उद्देश्य अच्छा था कि ठीक है, अब धीरे धीरे हम इस व्यवस्था पे जाएंगे कि डिडक्शंस कम से कम हो और टैक्स रेट भी कम हो, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो इतना कठिन हो गया था कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरा, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं निवेश, भले वो म्यूचुअल फंड्स में हो या आपने प्रॉपर्टी ली हो, तो उस पे आप उसका जो ब्याज है उसके ऊपर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो वो सब चीजें इतनी कठिन हो गई थी समझना कि वो उस अच्छे चीज का जो उस अच्छे उद्देश्य से जो चीज की गई थी उसका भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं। इस साल क्या किया सरकार ने कि इस साल उन्होंने कोई भी बड़ा बदलाव करने की कोशिश नहीं की। वैसे ही ये साल इतना अनिश्चितता से भरा हुआ साल था पूरा, कोविड की वजह से, और लोगों पे इतना स्ट्रेन था, इतना ज्यादा लोग त्रस्त और दुखी हो चुके थे पूरे साल की भुगत। बराबर है। कई लोगों के, कई परिवारों में डेथ्स हुई, मृत्यु हुई, कई लोगों को भुगतना पड़ा, खुद कोविड का असर हुआ, बीमार रहे लोग, कई लोगों की नौकरियां चली गई। तो वैसे भी ये साल काफी खराब था। तो इस बजट में सरकार ने सरकार का जो तरीका था वो ये था कि हम कुछ भी ना बदलें, कुछ भी बड़ा ना बदलें जो जिसका असर लोगों पर डायरेक्टली हो। उन्होंने जो बदलाव किए हैं वो अर्थव्यवस्था के ऊपर बदलाव किए हैं, जिससे जो हम और आप रोज नहीं देखते, वो हमको दिखेंगे 3-4 साल बाद या 4 साल बाद उसका हमें फर्क नजर आएगा। पॉलिसी लेवल पे चेंज किया ऐसा। नीतिगत जो बदलाव हुए हैं वो हुए हैं, लेकिन जो रोज की रोजमर्रा के जो फैसले होते हैं कि भाई इस पर टैक्स ये बढ़ गया, उसका टैक्स वो बढ़ गया, डायरेक्ट टैक्स ऐसा हो गया, वो उस पर उन्होंने कुछ भी बदलाव नहीं किए। तो वो उसका मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका था इस बजट के लिए, क्योंकि एक तो एक नए दशक की शुरुआत है, दुनिया बहुत बदल रही है। अच्छा, इसमें ये कि बहुत सारे सामरिक जो बातें हैं वो भी बदली हैं। जैसे अमेरिका में पॉलिटिक्स में थोड़ा बदलाव आया है, अभी डेमोक्रेट्स हैव कम बैक। तो अब उनसे आपको कैसे आप उनसे कैसे बात करेंगे, क्योंकि हमें आप देखें तो जो बाहर के जो एनालिस्ट वगैरह हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो भारत को अमेरिका का करीबी भी बताते थे, लेकिन वो करीबी बताते वो ट्रम्प का करीबी बन गए हम उनके 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 हिसाब से। भारत अमेरिका करीब होते होते वो ट्रम्प की भारत, तो ऐसा हो गया कि मोदी और ट्रम्प करीब हो गए। वैसी एक बात होती थी मीडिया, होती भी है मीडिया में। तो अब उन सबसे निपटने के लिए जो अनिश्चितता थी वो और बढ़ गई कि अब बाइडन आए हैं तो वो चाइना को बैन करेंगे या नहीं करेंगे, उनके ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं उनको कायम रखेंगे या नहीं रखेंगे, इंडिया के साथ ट्रेड डील करेंगे या नहीं करेंगे, क्वाड को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हमें ये कुछ नहीं पता। तो जो काफी सारी चीजें होती हैं, जो बजट भी, जो अर्थनीति या अर्थव्यवस्था की जो बातें भी जो होती हैं, वो इन चीजों पे भी डिपेंड करती हैं, इन चीजों पे भी उनका अवलंबन रहता है। क्योंकि आप यदि अमेरिका ने सपोज ट्रेड खोल दिया तो हमें फायदा होगा, उसका निश्चित तौर से फायदा होगा, फायदा हो भी रहा है एक्चुअली। अभी आप देखें तो क्योंकि उन्होंने चाइना में बैन किया हुआ है, तो यदि आप इस साल का ट्रेड डेटा देखें तो जनवरी में ऑलरेडी कुछ 9 बिलियन का ट्रेड हुआ है इंडिया, एक्सपोर्ट्स हुए हैं इंडिया टू यूएस, जो काफी, जो शायद इट्स ऑल टाइम हाई नंबर। तो कई बार जो बजट को इन चीजों का भी फर्क पड़ता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपको वो भी एक परिप्रेक्ष्य ध्यान में रखना पड़ता है। तो सरकार ने वो क्या काम किया, इस बार अच्छे से काम किया कि उन्होंने ज्यादा कुछ बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सोचा कि ठीक है, जो हो रहा है हम पहले उससे निपटते हैं। और जो हमारी कमियां हैं, जैसे जब की सरकार में कंपनीज चल रही हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज चल रही हैं, घाटे वाली कंपनीज चल रही हैं, सरकार जो फालतू जिन एरियाज में घुसी हुई है, जैसे होटल्स वगैरह, वो हो सकता है उसमें लाभ भी हो रहा हो, बट सरकार को होटल चलाने की क्या जरूरत है, होटल्स चल रही है ना वैसे भी देश में, तो सरकार को उसमें घुसना है। तो वो उनकी जो कमियां हैं उन्होंने उसको उस पे बात की बजट में, जो मुझे लगा कि काफी अच्छा था, और ये थोड़ा हटके भी था पिछले 6 बजटों से। ओके, एक हमारा एक राइट विंगर्स का एक बड़ा क्या बोलते कि वो बड़ी तकलीफ है कि जो एक मोदी जी से जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब डुअल एक्सपेक्टेशन की, एक तो ये सब राम मंदिर तो करे ही, 370 तोड़ा, ये सब करे ही, साथ में इकोनॉमी को ठीक करना बड़ा जरूरी था। ऐसा मतलब कि जो 2013 का जो ग्लूम था, मुझे याद है आज भी, 2012-2013 में जो इन्फ्लेशन 10% चली थी, आखिर के 5 साल बड़ा खतरनाक था वो। तो वहां से हमने बहुत आगे निकल आए हम। फिर भी मोदी जी से इकोनॉमी के बारे में एक्सपेक्टेशन बहुत प्रचंड थी और आज भी है, और गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस वाले जो मोदी जी हैं, वो इस बजट से वापस आ गया, ऐसा लग रहा है क्या? मुझे लगता है कि जो इसको हमको दो पार्ट्स में देखना चाहिए, दो तरीके से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये
अब ये मोदी जी ने तो ये नारा तो 2013 में भी दिया था, चुनाव के पहले भी उन्होंने ये चीज कही थी। हाँ तो मुझे लगता है कि उनकी जो रणनीति है वो बदली नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने ये समझा कि ये एकदम से बड़े बदलाव यदि किए जाएंगे अर्थव्यवस्था में, तो उसका जो राजनीतिक असर क्या होगा, वो ओके उन्होंने ध्यान रखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जो अब ऐसे आप 2015 का वो देखेंगे, जब ओबामा इन भारत में आए थे, फिर वो मोदी जी ने वो ड्रेस खरीदी थी, उस पर लिखा हुआ था, उनका नाम लिखा हुआ था ड्रेस यस के यस ऊपर, यस फैब्रिक के ऊपर। तो वहां से फिर वो सूट बूट की सरकार वाला नारा शुरू हुआ। अब उसमें, अब ये इसमें क्या तुक है, सूट बूट की सरकार का क्या तुक है? यार सरकार जो काम करेगी उसका बिजनेसेस पे कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, अच्छा बुरा जैसे भी है। तो ये कहना कि भाई सरकार सिर्फ बिजनेसेस के लिए काम कर रही है, इसमें इसमें कोई तुक नहीं है। लेकिन भारत की, हमारे यहाँ, भारत के नहीं हर देश में होता है कि मीडिया किसी भी चीज को पकड़ के उसको इतना उछालती है कि फिर आप जो लोग जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, और फिर लोगों के दिमाग में बात बढ़ जाती है कि ये कुछ कुछ तो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है वो कोई समझा नहीं पाएगा कि भाई आपने अंबानी अडानी की सरकार, तो भैया कहाँ कैसे अंबानी अडानी की सरकार, वो कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन वो बस चलता रहेगा व्हाट्सएप पे, उस पे मीडिया पे आर्टिकल आते रहेंगे कि सरकार जो है सिर्फ कुछ मित्रों के लिए काम कर रही है, कुछ व्यवसायियों के लिए काम कर रही है। तो वो एक, तो दिक्कत ये है कि राजनीति में ये, मतलब हम बाहर बैठ के हमें लगता है कि ये क्या बकवास चल रहा है और ये इस पे सरकार क्यों रिएक्ट कर रही है, लेकिन सरकार के लिए वो जरूरी है, क्योंकि वो सरकार का पहला उद्देश्य होता है ना किसी भी पार्टी का, कि वो चुनाव ना हारे। क्योंकि चुनाव हार गए तो आपका आपका जो उद्देश्य होगा, अच्छा उद्देश्य भी होगा, तो भी वो आप बाहर रह के तो नहीं कर पाएंगे उसका उस पे काम। आपको बराबर पहला काम, आपका पहला उद्देश्य सरकार के अंदर रहना। वो कैसे भी रहो, बराबर वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। तो ये जो लोग बोलते हैं कि यदि आप ये काम नहीं कर पाए तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, ये एकदम बकवास, मतलब ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है, और ये मतलब बहुत थ्योरेटिकल बात है। लोग बोलते हैं ट्विटर वगैरह के ऊपर, लेकिन कोई भी पार्टी इस ढंग से काम नहीं करती। पार्टी का पहला उद्देश्य होता है कि वो जीतते रहे, क्योंकि वो जीतेंगे बराबर वही उस पर, वही अपनी नीतियों पे काम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बराबर मोदी जी की जो ये थ्योरी थी कि सरकारी कंपनी कम हो, जो हो वो शक्तिशाली हो, और वो उन क्षेत्रों में हो जहां जहां एक्चुअली उनका फर्क पड़ेगा, जैसे ऑयल एंड गैस है, या टेलीकम्युनिकेशन है, या करेक्ट 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 डिफेंस है। तो जहां जहां उनकी जरूरत है, और जहां हम बाकी जो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, निजी कंपनीज जो हैं, और खासकर जो बाहर की निजी कंपनीज हैं, हम उन पे अवलंबित नहीं रह सकते। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में होता है कि भी हम हमारी बंदूकें और कार्ट्रिज वगैरह भी बाहर से बन के आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा अभी चेंज हो रहा है, वो खराब हो रहा है, लेकिन हाँ, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। कल पाकिस्तान ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया, चीन ने चढ़ाई की, दोनों ने एक साथ चढ़ाई कर दी हमारे ऊपर, तो हमें जो इक्विपमेंट चाहिए वो कहीं बाहर से नहीं मिला, तो हम वो कैसे तो ठीक है कैसे लड़ाई करेंगे? तो कुछ कुछ जगह ऐसी, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सरकार का रहना जरूरी भी है, और मुझे लगता है वो रहेगा भी। मतलब ये आज की जो बात है निजीकरण की, उसके बाद भी सरकार उससे बाहर नहीं जाएगी। लेकिन बराबर है अब अब कहां से बाहर, कहां से निकला जाए, ये सवाल जो था, हाँ इसमें भी एक समस्या ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ अब सारी जैसे इंडस्ट्रीज लगी हुई है, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अभी जब तक आप यूपी में चुनाव नहीं जीते, तब तक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आप कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि काफी सारे कारखाने यूपी में थे या बिहार में थे। सामने में आप बंद कर भी देंगे। आप अभी आप देखिए कि जो एक स्टील प्लांट की बात हो रही है आंध्र प्रदेश में, अब आंध्र प्रदेश सरकार उसको नहीं बंद करने दे रही है, वो कह रहे हैं कि आप हमको बेच दो, हम चलाएंगे उसको। तो ठीक है, कहने को वो सरकार बेच सकती है, केंद्र सरकार बेच सकती है राज्य सरकार को। या होटल की बात है, भुवनेश्वर में होटल थी आईटीडीसी, वो उड़ीसा सरकार खरीदना चाहती थी, तो आप पेपर पे तो ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि ठीक है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को होटल बेच दी, लेकिन उसकी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राज्य सरकार भी उसको ठीक से नहीं चला पाएगी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो उसका विरोध करें, क्योंकि उनको अपने राज्य में ये एक बात नहीं फैलानी है कि निजीकरण हो रहा है अर्थव्यवस्था का। ये अच्छा बहुत प्रैक्टिकल समस्या है। जब आप स्टेट में आपकी गवर्नमेंट होंगी, और जहां राज्यों में आपकी सरकारें, जहां या ऐसी सरकार हो जिनका आप काम कर सके, आपकी खुद की पार्टी की ना भी हो, लेकिन तो सरकार के साथ आप एक किसी एक थ्योरी को लेके काम कर सके, वो बड़ा कठिन था मुझे लगता है कर पाना। और अब एयर इंडिया की बात होती है, अब एयर इंडिया को ठीक है आप बेच सकते हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला भी तो चाहिए, और उसकी हाँ हालत आज इतनी तो वो खराब। प्रॉब्लम दिख रही है हाँ, तो अब जाके वो एक कुछ मॉडल क्रिएट हुआ है कि ठीक है आप या तो उसकी हालत इतनी खराब हो कि आप उसका डिस्ट्रेस सेल कर सके, या वो उसकी हालत आप ठीक करें, और फिर तो अब सरकार ने उसको ठीक करने की कोशिश की, तो 2-3 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने ठीक करने की कोशिश की 2-3 साल, वो नहीं बराबर है हुआ। उसके बाद फिर ये बात निकली कि चलिए अभी हम इसको बेचते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी सरकारी जो प्रोसेस होती है वो उसमें समय लगता है, और जो जो कार्य कौशल है, जो काम करना है आपको डे टू डे,
वो और आपकी रणनीति में फर्क हो सकता है ना। आपको ऐसा लगे कि आप जो दिन ब दिन जो समय फैसले ले रहे हैं वो आपकी रणनीति के विरोध में है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा लग सकता है बाहर से, लेकिन मुझे लगता नहीं मोदी जी की रणनीति बदली है। उनकी रणनीति हमेशा से ये रही कि सरकार कम से कम क्षेत्रों में काम करे। लेकिन कब क्या जो टाइमिंग की जो बात होती है, जैसे क्रिकेट में भी हम बोलते हैं कि भाई आपके शॉट्स कितने भी अच्छे हो, लेकिन टाइमिंग भी तो जरूरी होनी चाहिए ना। वो टाइमिंग राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब जब कुछ क्राइसिस हुआ, आज कोविड का क्राइसिस है, अब लोगों का सारा ध्यान उसके ऊपर है, तो उसके चलते आप बोल सकते हैं हाँ मैं 100 कंपनीज बेच दूंगा, और अभी इस पे इतना विरोध नहीं होगा। यदि यदि यही 100 कंपनीज बिकती आज से 4 साल पहले, या मोदी जी जिस दिन आए थे सरकार में उस दिन बोलते कि मैं पहले दिन आके बोलूंगा कि मैं 100 कंपनी बेचने वाला हूँ, तो उसका विरोध एकदम से शुरू हो जाता। और उसके कई कारण है कि आपके जो समर्थक हैं, अब मीडिया आपके खिलाफ थी उस समय, अब ऐसा है कि आपकी मीडिया खड़ी हो गई है, ऐसे लोग पसंद करते हैं। तो आप पहले दिन आके ये नहीं बोल सकते कि मैं सबसे लड़ूंगा, मैं मीडिया से लड़ूंगा, मैं जुडिशरी से लड़ूंगा, मैं प्राइवेट सेक्टर से लड़ूंगा, मैं अपने सपोर्टर से भी लड़ूंगा, अपने ओपोनेंट से भी लड़ूंगा। तो वो पहले दिन आप नहीं कर सकते वो काम। आपको किससे लड़ना है और कब लड़ना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो मतलब उसमें एक राजनीतिक सोच होनी चाहिए उसके लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, ये राजनीतिक डिसीजन है कि आप कब किसे लड़े जाके। और मुझे लगता है ये इसलिए अब ये बात आई है क्योंकि अब ये ठीक है, अब कोविड के बाद मुझे लगता है लोग अब इतना इसका विरोध नहीं करेंगे। विरोध होगा निजीकरण का, लेकिन जो जिन लोगों को उससे मतलब नहीं है, यानी जैसे आप और मेरे जैसे लोग जिनको कोई हम कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में भी बात होती है कि नहीं इस सरकार को नहीं बेचना चाहिए किसी भी कारण से, हम शायद इस पर इतना ध्यान न दें अभी। तो वो सरकार के लिए अभी फायदे वाली बात रहेगी अगले कुछ 2-3 साल। आशीष जी, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि जो 2014, 2015, 2016 की जो 2-3 साल थे, वहां कहीं गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी क्या? मतलब देखिए, अब तो ये जो अभी जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ चुकी है और अभी जो ग्रोथ गिर चुकी है, वो तो कोविड की वजह से, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। पर आप अगर देखेंगे 2016 से ग्रोथ कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है। तो कहीं का हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी सरकार ने 2014 में, 2015 में। सीआरआर कम कर देते, लिक्विडिटी बढ़ा देते, इंटरेस्ट रेट तो खैर हमने कम किए, बट कहीं फिस्कल मेजर्स हमने कम, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया क्या? ये मेरा इस तरह से सवाल है। मतलब तो इस पे ना मेरा एक कॉन्ट्रेक्टरी ओपिनियन है इसको लेके। लोग ये बोलते हैं, सरकार पे आरोप लगाया जाता है कि सरकार विशेषज्ञों की बात नहीं सुनती। मुझे लगता है कि सरकार ने उल्टा किया। सरकार ने 2 साल तक बहुत विशेषज्ञों की बात सुनी और अच्छा, फिस्कल पहले 2 डेफिसिट साल को कंट्रोल में रखनी। एक्चुअली क्या हुआ 2014 से 2016 तक, जो आपने ऑलरेडी कहा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 5.9% था, 6% था, चिदम्बरम जी छोड़ के गए तब, और हमने उसको कम किया, और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं थी। सारी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो पूरा सोचने का तरीका है, जो देश में जो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो नीतियां बनाते हैं, वो सब एक वेस्टर्न, एक पाश्चात्य तरीके से सोचने का होता है। उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं पूरी तरीके से। मैं ये करूंगा तो रेटिंग एजेंसी क्या बोलेगी, मैं वो करूंगा तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या बोलेगा। किसी ने ये नहीं बोला कि मैं क्यों करूं फिस्कल। चिदम्बरम जी के टाइम पे फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम था। जैसा मैंने कहा कि आप हर साल 9% नहीं रख सकते, हर साल आप 6% नहीं रख सकते, लेकिन क्या आप 1 साल का गैप रख सकते हैं? क्या आप ये बोल सकते हैं कि मैं 1 साल और खर्च करूंगा किसी और चीज को सुधारने के लिए, उसके बाद मैं इस पर ध्यान दूंगा? सरकार ने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगता है कि इसका कारण एग्जैक्टली उल्टा है कि सरकार बहुत ज्यादा बात सुनी थी विशेषज्ञों की, और वो विशेषज्ञ जो थे उनको भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ आज भी है कि जो हमारी जो थ्योरीज हैं वो पूरी बाहर से आई हुई थ्योरीज हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी को बाहर से लाइए मत। मैं आई एम नॉट अ एंटी टेक्नोक्रेट पर्सन। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी प्रोफेसर को यूएस से, यूके से मत बुलाइए, मैं उसकी वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आ रहा है उसको ये समझ में आना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था की खासियत क्या है, हम कैसे हमारी राजनीति, कैसे हमारी जो सामाजिक जो मुद्दे हैं, कैसे जो हमारे आर्थिक मुद्दे हैं, वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज हम नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, इसका एक जनरल एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। जो हमारे काफी सारे जो स्पेशली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे वो लोग, उनको नहीं होता था और नहीं था। जब राजन गए छोड़ के, तो उस पर कितना बवाल हुआ कि रघुराम चले गए, दुनिया डूब जाएगी, सारे लोग इकोनॉमी मतलब डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसे टाइप से। कुछ नहीं हुआ, आज कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जब और उस चक्कर में क्या हुआ, मुझे लगता है 2 चीजें हुई हैं। जो आपका प्रश्न था उसमें दो बातें हैं। जब राजन
राजन के समय में मैं राजन को ये दोष नहीं दूंगा कि उन्होंने रेट्स कम नहीं किए, उन्होंने रेट्स कम किए थे, लेकिन वो रेट्स ट्रांसमिट नहीं हुए थे, तो वो आरबीआई जो कर सकती थी उन्होंने किया था, तो वो उनकी अलग समस्याएं थी, लेकिन रेट कम करने का प्रॉब्लम राजन का नहीं था, वो प्रॉब्लम एक्चुअली उर्जित पटेल का था। उर्जित अच्छा। पटेल के कार्यकाल में 2 बार रेट बढ़ाए गए। आप देखिए एक स्पीच में एक साल ऐसा था 2017 में कि हमने 2 रेट हाइक किए। तो जहां आप रेट होता क्या है कि आपको जैसे आपकी रेट 5% है ना, आपका आपका मानना है या मेरा मानना है कि 4.5% होनी चाहिए। वहां से यदि आप उसको उल्टा कम करने की बजाय 5.25% कर दें, तो अब उसको 5.25 से 4.5 पे लाने में आपको और ज्यादा अधिक समय लगेगा और 1 साल लग जाएगा। हाँ, और हाँ, तो उस समय क्या हुआ कि रेट 2 बार बढ़ाए गए। मुझे लगता है वो 2017 का जो साल था, वो साल उस साल का हमने जो बुरा असर हमने भुगता। और उर्जित पटेल को गवर्नर क्यों बनाया गया, इसी क्रिटिसिज्म की वजह से बनाया गया, क्योंकि लोग बोलने लगे कि राजन को क्यों निकाला गया। मतलब उस समय कोई नाम आया ही नहीं, उस समय उर्जित पटेल जो थे वो डेप्यूटी गवर्नर थे, तो उनका नाम वही, उन्हीं का नाम सबसे आगे था कि अब चूंकि राजन चले गए हैं तो उनको उनकी जगह इनको बना दिया जाए गवर्नर। दिक्कत यह है कि ये, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स अलग ढंग से बिहेव करता है, जो इकोनॉमिक्स वैसे जो यूएस में चलेगा वो इंडिया में भी चलेगा, लेकिन भारत में हमारी प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक्स एक फॉर्मल डिसिप्लिन है और हमारी अर्थव्यवस्था फॉर्मल नहीं है। उसका फॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो जो शुरू के जो 2 साल थे उसमें सरकार ने कोशिश की कि भाई आप जीएसटी पे काम, अच्छा जीएसटी पे भी कुछ आईटी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। जीएसटी का कंसेप्ट आया था, वो चिदम्बरम जी और बाद में प्रणब मुखर्जी के टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि बजट में वो बातें हुई थी कि जीएसटी आना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई आईटी फ्रेमवर्क नहीं था। अब उसको बनाने के लिए 2 साल लगे। सरकार ने पहले आके टेंडर डाले 2014 में, 2014-15 में उन्होंने टेंडर्स चालू किए कि जो जीएसटी सिस्टम है वो बनाया जाए। उसमें साल 1.5 साल लगा, फिर उसको राज्यों के साथ उसको अग्रीमेंट करना कि भाई आप, हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जीएसटी में आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा नहीं मिलेगा, वो सब बातें चली। तो 2017 तक सरकार, अच्छा उस पे आईबीसी जो आज हम देखते हैं, आज भी कल भी एक न्यूज आई थी कि भूषण पावर एंड स्टील का एक रेजोल्यूशन हो गया, तो उन्होंने बैंकों से पैसे लिए थे कि वो पैसे डूबे नहीं, कुछ पैसा वापस मिल जाएगा बैंकों को। तो जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चेंज था एक्चुअली, वो बहुत बड़ी बात थी जो चेंज हुआ है। तो ये जीएसटी, आईबीसी, रेरा था रियल एस्टेट के लिए, ये सब चीजें होते होते 2-3 साल लगे। और इस बीच उर्जित पटेल ने 2017 में आके रेट 2 बार बढ़ा दिए। तो आप देखिए कि तो हमने बीच में हमारी इकोनॉमी 8% पे गई थी एक क्वार्टर के लिए, लेकिन उसके बाद से वो गिरती रही, डीमोनेटाइजेशन ऑब्वियसली हुआ, उसके बाद उर्जित पटेल आ गए। तो वो जो 2016 के फोर्थ क्वार्टर से लेकर और 2018 का जो पहला क्वार्टर था, वो 6 क्वार्टर हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं थे। और उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि सरकार को ये बात, विषय की बात नहीं सुननी चाहिए थी, उनको उर्जित पटेल को जाने देना चाहिए था, उनको गवर्नर बनाने ही नहीं चाहिए था। और उसके बाद में न सिर्फ वो गवर्नर बने, उसमें विरल आचार्य भी आए, जो उनसे भी बड़े फिस्कल हॉक थे, इन्फ्लेशन पे ही ध्यान देंगे, हम ग्रोथ पे ध्यान नहीं देंगे। तो अब वो आप देखिए कि जब से विशेषज्ञ बाहर निकले हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। जब से शक्तिकांत दास का लोगों ने मजाक उड़ाया कि वो हिस्ट्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो कैसे अर्थव्यवस्था चलाएंगे आरबीआई गवर्नर के रूप में। जब से वो आए तब से चीजें ठीक चल रही हैं एक्चुअली। 6.7 हो गया इंटरेस्ट रेट अभी। तो वो है, तो मुझे लगता है सरकार भी ध्यान में, अच्छा आज भी उसकी बात भी अभी देखेंगी, जो हमारे सीईए हैं और प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं संजीव सान्याल जी, ये सब लोग जब से आए हैं पिछले 6-8 क्वार्टर से, तब से चीजें सुधरना चालू हुई है, क्योंकि अभी जो ये लोग हैं उनको समझ में आता है कि हमारे देश की खासियत क्या है और क्या चेंज करने से या क्या बदलने से कुछ और गड़बड़ हो सकती है, ये उनको इस बात की समझ है। बराबर। एक जिसको क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेट जो है हमारा, वो 2010-11 या 12 उस पीरियड में 40% तक था। मेरे को लगता दैट वाज वो उसका पीक था। उसके बाद से वैसा कभी रहा नहीं। आज हम, मुझे लगता है, मुझे पढ़ा था 31% पे है, 31 इस पे है, ऐसा मुझे याद है। तो क्या ये 40% केवल इन्फ्लेशन की वजह से था, या वो क्या कभी आ ही नहीं पाएगा? क्या लगता है आपको? तो वो पहली बात भी सही है, अच्छा। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो सारे नॉमिनल नंबर्स लोग करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बोलूं कि आपकी दो आपको मैं आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि आपकी सैलरी 100 रुपए है और आपका खर्च 80 रुपए है, आपकी बचत 20 रुपए है। दूसरा ऑप्शन है कि आपकी सैलरी 90 रुपए है, आपका खर्च 75 रुपए है, आपका खर्च 60 रुपए है। आप कौन सा
ऑप्शन तो चलेंगे। पहले दूसरे मेरे ऑप्शन कोई आपके 20 रुपए है, तीसरे में आपके 30 रुपए है, लेकिन आपकी हम्म सैलरी कम। पहले ऑप्शन में आपकी सैलरी 100 रुपए है, दूसरे में 90 रुपए है, आपकी बचत हम्म बड़ी ज्यादा हो रही है। हम्म तो मुझे लगता है यदि हम ये बात लोगों से पूछें, आज ट्विटर पे एक पोल करें, ज्यादा करके लोग बोलेंगे कि मुझे दूसरा ऑप्शन चाहिए, क्योंकि मेरी सैलरी उसको ज्यादा दिखेगी। सैलरी जब आपकी ज्यादा होती है तो उसमें उसके कई फायदे होते हैं। आपका एक सोशल स्टेटस होता है, आप जब लोन लेंगे तो आपको ज्यादा लोन मिल सकता है, क्योंकि नंबर के ऊपर लोन मिलता है आपको। तो 100 रुपए की सैलरी पे आपका लोन 90 रुपए हो सकता है, 90 रुपए की सैलरी पे हो सकता है आपको लोन 80 रुपए ही मिले। तो यदि बिल्डर ने प्राइस नहीं घटाई तो आपको 100 रुपए की आपका बचत नहीं हो रही है, वो आप बाद में देखेंगे। तो चैलेंज ये है कि तो दिस इज द प्रॉब्लम विद नॉमिनल नंबर्स। जब करेक्ट आज जो पीपल डू नॉट अप्रिशिएट द नॉमिनल बेनिफिट्स, तो पीपल ओनली अप्रिशिएट द रियल बेनिफिट्स, कि भाई मेरा एक्चुअल नंबर क्या है। तो मतलब तो वो एक बड़ा इशू है कि नॉमिनल वर्सेस रियल का प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि मतलब लोग हमेशा बड़ा नंबर देखने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी सैलरी ज्यादा हो। तो लोग ये नहीं समझता कि इन्फ्लेशन कम है। लोग ये बोलते हैं अरे मेरी सैलरी बढ़ी नहीं रही है 5 साल से। आपकी सैलरी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन भी कम था। तो जो कंपनीज जो आपको सैलरी देती थी पहले 8% का आपका जो इंक्रीमेंट होता था, वो अभी 6% इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन भी 2% कम है। करेक्ट लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि अरे मेरी तो आदत। चल रियल एस्टेट के प्राइसेस, रियल एस्टेट आप बोलते हैं 3 साल में तिगुना हो गया, वो हो गया, लेकिन उसके बाद भारत ऑल्सो बिकेम फ्रेजाइल 5, राइट? वो 3 साल में तिगुना होने के बाद। तो आज रियल एस्टेट में में इतना आगे नहीं, उसका डिमांड नहीं है और उसकी प्राइसेस नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसका दूसरा कि आप खरीद तो पा रहे हैं। जो खरीदना चाहते हैं उसके लिए आसान है खरीदना। पहले जो बेचना चाहता था उसके लिए फायदा था कि भाई मेरे पास जिसके पास घर था उसके लिए अच्छी बात थी कि मेरा इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स हो गया। लेकिन जो नया खरीद रहा है उसके लिए तो मुश्किल थी ना कि वो कैसे वहां से पैसे लेके आएगा। आज प्राइसेस कम है तो जो बेचने वालों के लिए समस्या है, लेकिन खरीदने और हमारे यहाँ हमेशा खरीदने वाले जो है वो बेचने वाले से ज्यादा रहेंगे, क्योंकि घर यदि 5 करोड़ लोगों के पास हो और 15 करोड़ लोगों के पास ना हो, तो ऑब्वियसली 15 करोड़ लोग जो सरकार जो नीति बनाएगी वो 15 करोड़ लोगों को ज्यादा लागू हो, वो उस बात का ध्यान रखेगी। मतलब इस सरकार में ऐसा हो रहा है। तो समस्या यह है कि ये रियल और नॉमिनल का इशू हमेशा से रहा है। तो आप ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेट ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए, लेकिन आप पिछला दशक देखेंगे तो जो कैपेसिटी थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, वो इतनी ज्यादा एक्सेस कैपेसिटी हो गई थी कि जहां उसका यूज हो ही नहीं रहा है। जैसे पावर प्लांट, आज भी आप पावर प्लांट देखिए, थर्मल पावर प्लांट जिसमें इतना इन्वेस्टमेंट हुआ 2008-10 में, यदि आप 50% पे चलाएंगे, 50% पीक लोड पे प्लांट चलाएंगे, तो आप नया प्लांट क्यों बनाएंगे ना? आपका पहला उद्देश्य है कि मैं 50% को 80% पे लेके जाऊं, उसके बाद नया प्लांट स्थापित करूं या नए प्लांट के लिए मैं निवेश करूं। तो वो नहीं हो रहा है आज, और अब बदलना चाहिए मुझे लगता है। अभी आप देखेंगे तो ये न्यूज आती रहती है कि अभी किसी ऑटो कंपनी ने नई फैक्ट्री लगाई, जो हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, क्या वो व्हाट इज दैट? दैट इज एसेंशियली कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो हम बोलते हैं कि आपने नई फैक्ट्री लगाई या नया प्लांट चालू किया या कोई बंद पड़ा प्लांट चालू हो गया, तो ये सब इस बात के इंडिकेटर हैं कि आपका निवेश बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि और जो आपने कहा कि वो एक्चुअली नंबर वो 29-28% तक गया था, वो बढ़ के अभी 31 तक आया है पिछले कुछ सालों में। और शायद आगे भी बढ़े, 40 तक शायद ना जाए, मतलब उसके लिए बहुत। उसमें एक बात और भी थी कि जब हम 40% इन्वेस्टमेंट रेट की बात करते थे, तो जो विश्व में जो ग्लोबलाइजेशन जो था या जो ट्रेड था वो बहुत बढ़ा हुआ था। आप देखिए कि जो पीक ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, शायद वो ग्लोबलाइजेशन कभी आए ना इसके बाद। मतलब अभी कैसा कि सारी कंट्रीज जो है, वो सारे देश जो है, वो अपने अंदर देख रहे हैं कि मैं कैसे आत्मनिर्भर बनूं, कैसे क्या चीजों को मैं अंदर ही मैन्युफैक्चर करूं, बाहर से ट्रेड कम करूं, उस तरह का। तो उसका भी फायदा था, वो ट्रेड जब बढ़ा हुआ था तो लोगों ने आप निवेश करते हैं बाहर, उसका निर्यात करते हैं, तो वो मतलब अभी शायद ना हो, मतलब अगले कुछ उतना ना बढ़े, तो शायद 40% हिट ना हो, बट 2-3% बढ़ना चाहिए यहाँ से अगले 3-4 सालों में। ओके आशीष जी, एक आखिरी सवाल, और फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ संदेश देने के लिए वो दूंगा, मौका दूंगा। मतलब जिस तरह से कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट्स, पूंजीवाद जिस तरह से अमेरिका में है, वैसा हमारे यहाँ शायद कभी ना हो। मतलब मुझे 20 साल पहले वैसा लगता था कि वैसा हो, बट जॉन मेनियार्ड कीन्स वहां जितना रेलेवेंट है हमारे यहाँ नहीं है। मतलब ये शायद हमको एक्सेप्ट करने का मतलब टाइम आ गया है। पर मैं कह रहा हूं कि एनआरई जी जैसे प्रोग्राम से कभी मुक्ति मिलेगी हमें? कितना, 10 साल में मिलेगी, 5 साल में मिलेगी? तो पहली बात तो ये कि मैं तो ये आशा करूंगा कि अमेरिका जैसा पूंजीवाद हमारे यहाँ ना आए। अमेरिका के पूंजीवाद में समस्या ये है कि उनके यहाँ इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था ही सब कुछ चलाती है। आप
सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखिए, सामाजिक जो रिश्ते होते हैं वो देखिए। बराबर है। हमारे यहाँ कोविड में इतना फर्क क्यों नहीं पड़ा? हमें लगता है कि जब ये कोविड चालू हुआ था, लोगों ने कहा था कि भारत में सब डूब जाएगा, 50 करोड़ लोग मर जाएंगे। ये क्यों नहीं हुआ? लोग ये बात समझते नहीं है कि हमारे यहाँ एक सोशल कैपिटल है। आपके पड़ोस में कोई बीमार हुआ तो आप उसकी मदद करेंगे जाके, भले ही कोविड हो, कुछ भी हो, आपको डर लगेगा, लेकिन आप फिर भी आप उसकी मदद करोगे जाके, क्योंकि जो भी आप कर सकते हो। जो जो लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, किसी ने ये नहीं बोला कि मैं एम्बुलेंस नहीं चलाऊंगा क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि पेशेंट को कोविड है। या तो उसमें जो सामाजिक जो एक हमारे यहाँ नींव है, वो काफी यूनिक है, मतलब वो काफी अलग है बाकी देशों से। और मुझे लगता है कि यदि हम इसको पूरे देश को हम सिर्फ इकोनॉमिक ढंग से ही चलाने की कोशिश करें तो शायद यूएस में क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। एक पूरी जनरेशन जो है पूरी की पूरी वो इतनी अलग हो गई है अपना, वो उन्होंने कभी मेहनत नहीं की, उनको सब कुछ मिलता रहा क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनकी पिछली जनरेशन ने काफी काम किया था। तो आज वो लोग जो हम मिलेनियल या जो वो मिलेनियल बोलते हैं, तो वो वही सब समस्या है कि देयर इज नो सोशल कैपिटल अभी वहां पे, क्योंकि लोग अभी सिर्फ प्रदर्शन करते रहते हैं पूरा दिन या कुछ लिखते रहते हैं ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो जो अमेरिका का जो पूंजीवाद था उसमें भी एक लगाम होनी चाहिए थी, जो लग सकती थी 2008 में जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, रिसेशन आई। लेकिन चूंकि उसके बाद वो दे केप्ट पंपिंग मनी इन द सिस्टम, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग चलता रहा, तो पैसे की कभी कमी रही नहीं, और वो जरूरी था अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। पर उनका पूरा सोचने का ढंग सिर्फ इकोनॉमिक है। मुझे लगता है कि कोई भी समाज या कोई भी देश सिर्फ इकोनॉमिक कंसिडरेशन लेके आगे नहीं बढ़ सकता। कई बार आपको ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो इकोनॉमिकली शायद खराब हो, लेकिन आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर हो सकती है। तो जैसे उसका बिल्कुल एक अभी लाइव एग्जांपल है टेलीकॉम नेटवर्क। क्या हम Huawei को 5G लगाने दें यदि वो हमको चीप लगाने दे रहे हैं? तो आप यदि सिर्फ पूंजीवादी विचारधारा से बोलेंगे हाँ लगाने दीजिए, वो चीप है, आपको 5,000 करोड़ जियो खर्च करेगा, उसके बजाय वो आपको 4,000 करोड़ में दे देंगे। हाँ, तो पैसे बच जाएंगे। हाँ, लेकिन 4,000 करोड़ आपने 1,000 करोड़ बचाने के बाद आपके देश का क्या होगा अगले 20-30 साल, वो भी तो सोचिए। तो हर चीज का निर्णय जो है वो आप सिर्फ पूंजीवाद को लेके नहीं कर सकते। उसमें कई बार आपके जो सामरिक महत्व की जो चीजें होती हैं, आपके समाज में क्या हो रहा है, उन चीजों का बहुत महत्व होता है, होना चाहिए। तो मतलब मैं अमेरिकन पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता, मैं भी करता था, और उसका कारण है हम सब लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया इन टॉपिक्स के बारे में, जब इंडिया में इंटरनेट आया, तब यूएस में भी एक post.com मतलब .com बस्ट के बाद जब वापस जो नया बूम चालू हुआ था, हमने इंटरनेट का उपयोग उस समय करना शुरू किया। तो हमारे जो पहले विचार थे वो उनपे अमेरिकन राइटर्स का बहुत प्रभाव रहा है। हमारे जो जो राइट विंग इकोनॉमिक सपोर्टर्स हैं, जो राइट विंग कंजर्वेटिव इकोनॉमिक सपोर्ट, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो सपोर्ट करते हैं, आप देखिए कि सब पे बहुत प्रभाव रहा है अमेरिकन राइटर्स का। लेकिन लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था कैसे अलग है अमेरिका से। हमारे सॉल्यूशन हमेशा अमेरिकन होते हैं, प्रॉब्लम्स हमें पता नहीं होती है, इंडियन प्रॉब्लम्स। ये एक बड़ी मुझे लगता है कि वो एक गैप है जिसको, और वो होगा। अभी इंडिया में अभी भी इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लोग लिख रहे हैं, नई तरह की बातें बाहर आ रही है, तो हम भी समझेंगे, हम सब भी आगे बढ़ेंगे, नई बातें हमें भी समझने का मौका मिलेगा। मनरेगा उसका डेरिवेटिव जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है, मुझे लगता है मनरेगा जैसे आप ये साल देखिए, ये साल हम थर्ड क्वार्टर ग्रोथ मनरेगा की वजह से ही हो रही है ना। लोग मतलब मैं भी मनरेगा का बहुत खिलाफ था 2009-10 में जब ये आया था, और उसका इम्प्लीमेंटेशन था भी वैसे ही कि जहां करप्शन था, लोग पैसा पहुंच नहीं रहा था ग्राउंड में, सरकार ने सब उसको एक टूल बना लिया था अपने, वो टूल बन गया था अपने पॉलिटिकल, जो खुद के राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो बीच में एजेंट बन के पैसा खा जाते थे, तो उसमें डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मुझे लगता है कि मनरेगा का एक उद्देश्य था, मैं इसमें एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है आदित्य कुवलेकर करके, वो आजकल लंदन में पढ़ाते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। तो मैं उनसे काफी प्रभावित रहा उनकी इस बात से कि इसका फायदा था एक्चुअली उस कार्यक्रम का, जो हम समझ नहीं पाए उस समय, और अभी उसको काम आ रहा है। वो काम ये आ रहा है कि जब सरकार को फिस्कल हम जो बोलते हैं सरकार ने फिस्कल एक्शन नहीं लिया, वो लिया ना, मनरेगा में पैसे दिए ना, वो भी फिस्कल एक्शन ही था सरकार का, कि जहां आपने 100 दिन से बढ़ा के 200 दिन काम कर दिया, वो आपको मुझे नहीं मिले पैसे 100 रुपए, मजदूरी करते भी नहीं, वैसे भी हमें कोई देता भी पैसा तो भी, लेकिन जो खेतों में जो मजदूरी करते उनको पैसा मिला। और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, जो ग्रामीण इकोनॉमी है, जो खराब नहीं रही पिछले, या खराब नहीं हुई कोविड के बाद भी, इनफैक्ट वो खराब क्या नहीं, वो आगे बढ़ती रही। सारे जो हम ये नंबर देख रहे हैं कि भाई HUL का ग्रोथ बढ़ गया, ट्रैक्टर्स बिक रहे हैं, वो क्यों बिक रहे हैं? वो मनरेगा की वजह से बिक रहे हैं, क्योंकि वो पैसा गया गाँवों में, उसमें लोगों को पैसा मिला जो भी काम करने का,
दूसरा, इस सरकार ने क्या किया है कि उन्होंने बोला कि मनरेगा का सिर्फ पैसा जो गड्ढा खोद के गड्ढा भरना है, जो कीनीशियन प्रिंसिपल है कि आप गड्ढा खोदें और गड्ढा भरें, उसके लिए नहीं दिया जा रहा है ना पैसा। उसकी पैसा हाँ, वो एसेट क्रिएशन पे दिया जा रहा है। हाँ, आप नहर बनाएं, आप बांध बनाएं, आप कुएं का जो मेंटेनेंस है वो करें, उसके लिए दिया जा रहा है पैसा। तो वो ठीक है, अब वो तो मुझे तो करना पड़ेगा वो पैसा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा, अगेन, ये बहुत बड़ा यूनिकली इंडियन सिचुएशन है कि जहां एक बाहर से देखने में जो बिल्कुल सोशलिस्ट मूव लगता है, उसका भी हो सकता है ना वेरी कैपिटलिस्ट सेंस, कि जहां आपकी जो फिस्कल स्टिमुलस था उसको आप एक बिल्कुल सोशलिस्ट लीवर को यूज करके आप उसको फिस्कल स्टिमुलस दे पाए, जो हुआ इंडियन विलेजेस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। तो मुझे तो बहुत ज्यादा डॉगमेटिक या बहुत प्रिंसिपल तरीके से ना देखते हुए किस प्रोग्राम की क्या यूटिलिटी है, क्या अच्छा, उसको ये नहीं कि आप मनरेगा में आप 10 लाख करोड़ दे दीजिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि 1 लाख करोड़ तक आप उसको चला सकते हैं विद सम एसेट क्रिएशन। तो हर प्रोग्राम का एक लिमिट होता है, तो वो लिमिट क्या है वो जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बोलना कि नहीं ये मुझे सोशलिस्ट लग रहा है, इसको नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा एक बहुत डॉगमेटिक व्यू है। तो मुझे लगता है वो एक गैप है जो हमारे डिस्कोर्स में है, और शायद जैसे जैसे हम अपने देश को ज्यादा जाने और हमारे देश में क्या चलता है क्या नहीं चलता है उसको पहचाने, तो शायद वो गैप कम होगा आने वाले वर्षों में। वाह, आशीष जी, मजा आया। एक आखिरी सवाल तो नहीं है, पर मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपका आने वाला आपका और क्या किताब आ रही है, नया प्रोग्राम क्या आ रहा है, और क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, तो किताब तो अभी नहीं आ रही है। एक्चुअली किताब लिखना पड़ा, मेरी किताब जो थी वो सेल्फ पब्लिश थी, तो उसमें कोई पब्लिशर नहीं था। तो उसको बेचना, मतलब ऑल्दो जैसा आपने बताया कि वो किताब पूरी बिक चुकी है, मेरे पास अभी 36 कॉपीज पड़ी है किताब की, क्योंकि वो मैं अपने लिए भी रखना चाहता हूँ, बाकी किसी को देना हो गिफ्ट वगैरह। सिर्फ 36 कॉपियां मेरे पास बची हुई हैं अभी, तो वो अच्छी बात है कि किताब बिक गई पूरी। लेकिन वो बहुत कठिन था 1 साल किताब बेचना, क्योंकि काफी सारे लोग आपको बोलते हैं कि हाँ अच्छा किया, ये लिखा, बड़ा मजा आया, लेकिन लोग खरीदते नहीं है। तो आपके पीछे किताब रखी हुई है, न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, वो पीछे आपके उसमें दिख रहा है। तो मैं हर्ष और राजीव से बात होती है, वो यही बोलते हैं कि मतलब भले कितना भी हल्ला हो कि भाई प्रधानमंत्री ने बोला कि आपकी किताब बड़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी जो लोग खरीदने वाले हैं वो शायद आपकी तारीफ करेंगे वो, लेकिन बहुत सारे लोग खरीदते नहीं है। तो वो बड़ी एक समस्या है किताब लिखने में। नहीं, ये इंडिक एकेडमी का कमाल है कि उन्होंने किताबों के बारे में हमको सिखाया। बिल्कुल, मतलब मैं तो सीधा बोलता हूँ कि नहीं तो हम तो पेपर ही पढ़ते थे बस। बिल्कुल नहीं, हरिकिरण जी ने बाद में अभी योगिनी देशपांडे लगी हुई है इंडिक एकेडमी का, मतलब उनको साधुवाद जितना दे उतना कम है। डेफिनेटली, मतलब एक उन्होंने पूरा नजरिया बदला है, और मतलब काफी सारी, मतलब मैं खुद देखता हूँ कि मतलब काफी सोचने का ढंग मेरा ही बदला है पिछले 10 सालों में। बिल्कुल। जब नए लोगों से बात हुई ट्विटर के थ्रू, और बाद में सब ये क्लब्स वगैरह बने, तो अच्छा उससे ये सब ये आशीष जी सब ये उन्हीं का सिखाया हुआ है, हमको कुछ आता ही नहीं था, ये सब उन्हीं ने सिखाया है। तो किताब तो नहीं लिख रहा हूँ, बट हाँ मतलब लेख लिखता रहूंगा, पब्लिक पॉलिसी की बातें करता रहूंगा, और पॉडकास्ट तो चलते रहेंगे। पॉडकास्ट चलते रहेंगे। चलिए, तो आपके आज के पॉडकास्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और इंडिक विचार पे आने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। इंदौर साथ में जाके पोहा पक्का खाएंगे कभी। बिल्कुल। नागपुर में आएंगे तो मैं आपको नागपुर का पोहा खिलाऊंगा, थोड़ा अलग टाइप से। वैसे भी वो झगड़ा ट्विटर पे चलता है कि कौन सा पोहा बेहतर है, तो मैं आता हूँ नागपुर, पोहा भी खाएंगे उसके बाद। ठीक है आशीष जी, धन्यवाद। नमस्कार, सगळ्यांना नमस्कार, धन्यवाद।